जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई की मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की यह क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास को करना है आपको डायरेक्ट सीधे एग्जाम हॉल में बैठ कर आपको कॉपी को लिखना है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्या कहें। इस क्लास में आपको हम लोग कराने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि कुल 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। कुल 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए ज्योग्राफी में 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया है। अंतिम प्रहार करने की बारी आ गई है। मात्र एक इस क्लास को कीजिए, आप एग्जाम हॉल में जाकर डायरेक्ट एग्जाम दीजिए। बस एक ही क्लास को करना है, इसके अलावा आपको कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि क्लास 12 में ज्योग्राफी में कुल 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 को बनाना पड़ता है। कितना बनाना पड़ता है? तो 35 प्रश्न कहीं बनाना पड़ता है। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि 70 में 70 प्रश्न आपके यहाँ से रहेंगे तो रहेंगे, आपको वहाँ से मात्र 35 ही बनाना है, तो बना लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को कीजिए और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में एग्जाम दीजिए। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और लास्ट में बता देंगे कि इसका PDF नोट्स भी आपको कहाँ से मिलेगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं कि कौन सारे वो 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। फटाफट से कलेक्ट करते हैं सभी प्रश्नों को। आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, केवल ध्यान से सुनते चलिए। सभी प्रश्नों को आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और एग्जाम से पहले भी एक रात देख लीजिएगा, केवल सुन लीजिएगा, देखने की बात नहीं है, केवल सुन लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाइए, आप फटाफट से एग्जाम दीजिए। 35 में 35 लेकर आइए ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। 350 ऑब्जेक्टिव अंतिम प्रहार एग्जाम 2024 पे। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केवल सुनना है, देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, केवल सुनिए, हेडफोन लगा लीजिए, सुनते चलिए। 350 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से कलेक्ट करेंगे बहुत ही कम समय में। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो ऊर्जा है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो सौर ऊर्जा है वह कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि बैला डीला जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जो बैला डीला है वो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, लौ अयस्क के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो है दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी बोल रहा है। ऑप्शन ए में गंगा, ये तो नहीं है। हुगली भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है दामोदर, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में दिया है कृष्णा। तो कृष्णा क्या है जी? कृष्णा जो है दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से सुनते चलिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बस इस क्लास को करना है, आपको एग्जाम देना है, डरने की कोई बात नहीं है। पक्का है कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको मात्र 35 ही कुछ चुन के बना लेना है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो भारत का मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है मुंबई। तो इसका राइट उत्तर ए ही हो जाएगा। मुंबई जो है भारत का क्या है? तो सबसे बड़ा मैनचेस्टर, सबसे बड़ा पतन है, ठीक है। मुंबई क्या है जी? भारत का सबसे बड़ा पतन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। हम्बोल्ट ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑस्ट्रिया का भूगोल या फिर काम मास। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो काम मास है वह काम मास किसने लिखा है? तो हम्बोल्ट ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मसाई जनजाति जो है संबंधित है। जो मसाई जनजाति है वह किस महादेश से संबंधित है? तो सबको मालूम होना चाहिए कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया ऑस्ट्रेलिया, ये तो नहीं है। यूरोप भी नहीं होगा, अंटार्कटिका भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है मसाई जनजाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते चलिए, आपके दिमाग में दौड़ेंगे। 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपसे बन के रहेंगे, 35 ऑब्जेक्टिव उसमें से। अगला प्रश्न बात करते हैं कि भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक जो है किसको माना जाता है? यूनान, एशिया, अफ्रीका, किसको माना जाता है जी? तो सबको मालूम है, सबको मालूम है कि यूनान जो है भूगोल का जनक माना जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है जी? कहाँ पे है? तो एशिया में है। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। देखिए कितना आसान कितना ईजी प्रश्न है, आप एक बार केवल इसको कर लीजिए, ठीक है ना।
350 ऑब्जेक्टिव को आपका पूर्ण तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश में लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ है जी? तो लाटविया में है। सबको मालूम है कि नहीं? लाटविया में जो है सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक कहाँ है? तो लाटविया में है पूरे विश्व में। और सबसे कम है तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है, ठीक है ना। सबसे कम ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमीरात और सबसे अधिक तो लाटविया में है। दोनों ऑप्शन याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक पूछ रहा है तो लाटविया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग जो है कौन सा नहीं है? आप सबको मालूम होना चाहिए। 3 प्रकार के आयु वर्ग होते हैं, एक 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष, तीसरा 60 से अधिक है। लेकिन चौथा जो इसमें दिया है ऑप्शन डी 90 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब सही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 90 से अधिक जो होता है आयु वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी प्रश्नों को कराएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। मात्र 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसीलिए चाहेंगे कि जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को खत्म किया जाए, ठीक है ना। लास्ट में इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है जी? अफ्रीका या फिर भारत या फिर नॉर्वे या फिर चीन? कौन सा है उच्च मानव विकास वाला देश? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है, नॉर्वे। अगले प्रश्न बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है जी? हॉर्टिकल्चर किससे कहा जाता है? आप सबको मालूम होना चाहिए कि फल और सब्जियों की जो होती है उसी को ना हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फल और सब्जियों से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या करा? आप लोग अच्छे से सुनते चलिए। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि की बात कर रहा है, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रोगी, ज्वार, मूंगफली या फिर गन्ना? तो आप सबको मालूम होना चाहिए जो गन्ना है वह शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती करने के लिए कितना तापमान चाहिए जी? सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम होना चाहिए कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 10 से 20 डिग्री गेहूं के तापमान के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ब्राजील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राजील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। सबको मालूम भी होना चाहिए कि ब्राजील में कॉफ़ी बागान को फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न बात करते हैं कि निम्न में कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन है? गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर? कौन है जी खाद्य फसल? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है खाद्य फसल है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जा सकती है? किसमें विस्तार रूप से वाणिज्य कृषि नहीं होती है? अर्जेंटीना के पंपास में, तो इसमें तो होता है, पंपास में होता है। दूसरा दिया है प्रेरीज में, यहाँ पे भी होता है। तीसरा दिया है एस्टेपिज, यहाँ पे भी होता है। लेकिन अमेजन के बेसिन में जो है विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमेजन के बेसिन में। बहुत मज़ेदार तरीके से सभी प्रश्नों को करते चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सुनते चलिए। निम्न में कौन सी कृषि का प्रकार जो विकास कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? यूरोपीय द्वारा किया गया था कौन सी कृषि का विकास? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है कोलगज, अंगूतर, मिश्रित रोपण या फिर कौन सा हो जाएगा इसका राइट उत्तर? तो 22 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रोपण कृषि का जो विकास है, रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा रोपण कृषि। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित हुई? बगाती कृषि सबसे अधिक कहाँ विकसित हुई है? बगाती कृषि सबसे अधिक जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में ही विकसित हुई है। ऑप्शन यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। अगले प्रश्न बात करते हैं। फटाफट से सभी प्रश्नों को करेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है जी? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? आप सबको मालूम होना चाहिए कि 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं, एंथ्राइस्ट, बिटुमिन, लिग्निट और फिर पिट। जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्राइस्ट को, ठीक है ना। एंथ्रेसाइड को सबसे अधिक किस्म माना जाता है, तो एंथ्रेसाइड को सबसे खराब किस्म माना जाता है तो पिट को। तो इसमें पूछा है सबसे अधिक सबसे अच्छा, तो एंथ्रासाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर पूछ दे कि सबसे खराब तो आप लोग पिट मारिएगा। सबसे खराब पिट, सबसे अच्छा एंथ्रासाइड। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन है? कॉफी, चाय, गेहूं, कपास है। रेशेदार फसल कौन है जी? तो सबको मालूम चाहिए कि कपास जो है वह रेशेदार फसल है। कौन? तो कपास एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य किसी के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है जी? कच्चे माल का उत्पादन जो है कौन करता है? तो आधारभूत उद्योग करता है। सबको मालूम होना चाहिए आधारभूत उद्योग जो है कच्चे माल का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है कौन? बाजार, पूंजी, जनसंख्या या फिर ऊर्जा? कौन नहीं है जी? कौन नहीं है? तो जो जनसंख्या है
जनसंख्या जो है वह औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, ये तीनों प्रथम क्रियाकलाप है, ठीक है ना। 4 नंबर में दिया है ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। व्यापार जो है वह तृतीय क्रियाकलाप है। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है जी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वह पर्यटन है। आप लोग याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन है, याद रखिएगा इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि शिक्षा कानून का क्रियाकलाप है। शिक्षा और कानून जो है कौन सी क्रियाकलाप है। शिक्षा और कानून कौन सी क्रियाकलाप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप है शिक्षा और कानून, कौन सी क्रियाकलाप है तो चतुर्थ क्रियाकलाप है। बहुत मजा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है। फिर से वही प्रश्न पूछा है, तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है। व्यापार जो अभी हमने पढ़ा है, परिवहन या फिर पर्यटन, सेवा या फिर संचार, ये भी क्या है तो तृतीय क्रियाकलाप से सही है। इसका मतलब कि राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं और पर्यटन, ये सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। और सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है तो पर्यटन है, सबको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ओपेक, ठीक है ना। ओपेक मतलब कि इसका फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म का यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। मतलब कि ओपेक का मुख्यालय जो है कहाँ है जी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है तो सबको मालूम होना चाहिए कि ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। कहाँ है तो वियना में है, ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है कौन है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग देख रहे होंगे, टिम बर्नर्स-ली। क्या दिया है जी, टिम बर्नर्स-ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। यहाँ पे सभी प्रश्नों का ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा ले लेगा। कि यहाँ पे केवल प्रश्न और उत्तर पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, माइंड में एकदम उसका प्रश्न और उत्तर छप जाए, ठीक है ना। और चीज़ याद नहीं रहे, समय बहुत कम है, इसीलिए जो ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है तो पेट्रोलियम को सबको मालूम है कि बिग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या परिवहन किया जाता है जी तो पेट्रोलियम। क्या किया जाता है पेट्रोलियम। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है तरल पेट्रोलियम एलपीजी, तो एलपीजी नहीं होगा, यहाँ पे केवल पेट्रोलियम होना चाहिए, ठीक है ना। एलपीजी, तरल पेट्रोलियम, एलपीजी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है केवल पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा, केवल पेट्रोलियम, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मतलब व्यस्तम, ठीक है ना, व्यस्त रहने वाला समुद्री मार्ग जो है कौन सा है जी तो 34 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया है, आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी में उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग। क्या है जी उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री व्यस्तम मार्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं कि संसार के अधिकांश महान पतन जो है किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। नौसेना, विस्तृत, तैर या फिर औद्योगिक। तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो विस्तृत पतन है, सब संसार के सबसे जितने सारे पतन हैं वह विस्तृत पतन के रूप में क्या किए गए हैं जी तो वर्गीकृत किए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से सुनते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बता देंगे इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, फ्री में एकदम पीडीएफ नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में सारे प्रश्न बैठ जाएंगे। और 70 में 70 आप लोग 70 में 35 मार के आइएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन पठारी नगर है। कौन जो है पठारी नगर है। पठारी नगर कौन सा है 36 नंबर से पूछ रहा है। नागापुर या फिर मॉस्को, आबू या फिर फिलाडेल्फिया, ठीक है ना। कौन है जी पठारी नगर तो सबको मालूम होना चाहिए कि पठारी नगर जो है नागपुर है। नागपुर क्या है जी एक पठारी नगर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है। 0 से 6 वर्ग में लिंगानुपात जो है न्यूनतम है। किस राज्य में लिंगानुपात जो है न्यूनतम है 0 से 6 वर्ग में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी हरियाणा दिया है, ऑप्शन ए ही में दिया है हरियाणा, तो इसका राइट उत्तर हरियाणा ही हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना था 943 था। भाई सबको मालूम होना चाहिए 943 था। अभी कितना है कमेंट करके बताइए। अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना है, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि भारत की जनसंख्या कितनी है। चलिए जनसंख्या नहीं लिंगानुपात। अगले प्रश्न बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो राजस्थान है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा जी? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है, ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में है, ठीक है ना। एक वीडियो हमने गलती बता दिया था, ठीक है ना, कोई क्लास था, ठीक है ना, जिसमें बता दिया था गलती से, मतलब निकल गया था बिहार जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो वो रंग उत्तर था, ठीक है ना, गलती से हो गया था, निकल गया था। बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है ना, वह जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश यूपी है और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है, ठीक है ना। किस अवधि में जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। कम हुई थी सबसे मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या है? कम हुई है 1921 से 1951 या फिर 1901 से 1911 या फिर 1911 से 1921 तक या फिर 1981 से 2001 तक। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? 40 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 1911 से 1921 तक। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर की परिभाषा का अंग जो है निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? नगर की परिभाषा, नगर की परिभाषा क्या होती है? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नगर की परिभाषा क्या होती है जी। जब किसी क्षेत्र में, ठीक है ना, जब किसी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? 41 नंबर, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 बराबर उत्तर दिया है कि जनसंख्या घनत्व 4 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो नहीं होना चाहिए। नगर पालिका, नगर निगम आदि होना चाहिए। जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए या फिर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। जो डी ऑप्शन दिया है एकदम राइट उत्तर हो, ठीक है ना, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का, जन मतलब होता है लोग, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का। अपकर्ष कारक की बात कर रहा है। अपकर्ष कारक कौन सा नहीं है जी? रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन यही में दिया है, ऑप्शन यही में दिया है रहन सहन की निम्न दशाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का, ठीक है ना, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक जो क्या है साक्षरता दर है, तो वो किस में है जी? तो लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस में है? तो लक्षद्वीप में है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदियों के किनारे कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? पटना नदी के किनारे स्थित है, आगरा जो है नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। भोपाल जो है नदी के किनारे स्थित नहीं है, कोलकाता नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगले प्रश्न बात करते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश की राज्य कितनी है? तो 8 है, सबको मालूम चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई किस वर्ग का नगर है जी? भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 46 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही में दिया है, औद्योगिक नगर है। भिलाई जो है एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं निम्न में से सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र में कौन है जी? तो गंगा डेल्टा है। सबको मालूम होना चाहिए, बार बार प्रश्न करा चुका है कि गंगा डेल्टा जो है वह जूट उत्पादन में सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या क्या है जी? निम्न उत्पादकता, एकदम कृषि की समस्या है भारतीय। नेक्स्ट क्या दिया है? विखंडित ईबी है, खेतों का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है। और नियमित मानसून, किसी भी समय पर क्या होता है, मानसून नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती है, कभी सूखा रहता है। ये सभी क्या है जी? सभी क्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और बता देते हैं, यह प्रश्न जो हमको लगता है, ठीक है ना, कि आपके दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे 3 दे दिया है, 3 जो यहाँ पे दे दिया है, इन तीनों में अच्छे से लिख दीजिएगा, है कि नहीं। निम्न उत्पादकता मतलब उत्पादकता जो है कम होती है, इसको विस्तार लिख दीजिएगा। विखंडता जो है इसको भी विस्तार से लिख दीजिएगा, मतलब खेतों को छोटे छोटे आकार हो गए हैं जिससे कृषि जो है आसानी से नहीं हो पाती है। और नियमित मानसून जो है मतलब हवाएं जो कभी कभी गर्म आती है, कभी ठंडी आती है, कभी बारिश समय पर नहीं होता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सूखा रह जाता है। इन सभी कारणों के कारण 4-5 कारण और लिख दीजिएगा, जैसे सिंचाई का साधन नहीं है कि नहीं जी, बीज का ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो ये 4-5 कारण लिख दीजिएगा आपका भारतीय कृषि की समस्या पर, ठीक है ना। वर्णन कर दीजिएगा अच्छे से, आपका 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न क्या है, नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है जी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो 49 का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न तो हम लोग पहुँच गए हैं, मात्र 300 और प्रश्न बचे हैं, ठीक है ना। आप लोग सभी प्रश्नों को इसी तरह से मजेदार तरीके से करते चलेंगे। निम्नलिखित राज्य में कौन सा जो कपास उत्पादक नहीं है, कपास उत्पादक में कौन सा राज्य नहीं आता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। तो 50 का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे कपास उत्पादन नहीं होता है। चलिए सोलापुर जो है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर में कौन सा उद्योग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लौह इस्पात, नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम, सीमेंट या फिर सूती वस्त्र। सोलापुर में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं बोकारो इस्पात, ठीक है ना। बोकारो इस्पात केंद्र जो है वह है, ठीक है ना। बोकारो इस्पात जो केंद्र है वह कैसा केंद्र है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र केंद्र है। कैसे है जी, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन इसका सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रादेशीय नियोजन का संबंधित है। प्रादेशीय नियोजन जो है किससे संबंधित है, 53 प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए में दिया आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्ट्रक्चरों से या फिर क्षेत्र विकास का उपागम, क्षेत्र विषय के विकास का उपागम। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र विषय के विकास का उपागम से। अगले प्रश्न बात करते हैं, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई। 1853 में, सबको मालूम होना चाहिए 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली। 55 प्रश्न पूछ रहा है। तो 1998 में, भाई ये तो सबको मालूम होना चाहिए, 1998 में सबसे पहले भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली। अगला प्रश्न है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। चलिए, तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाले नगर को किस नाम से जाना जाता है जी, तो स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के 4 राज्यों को जोड़ने वाली मार्ग है। अगले प्रश्न बात करते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है। उत्तर और दक्षिण के गलियारा को जो कौन जोड़ता है जी, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, 58वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। सबसे बड़ा भारत का जो है व्यापारिक भागीदारी में कौन था 2010 से 2011 के बीच में। तो 58वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में चीन दिया है, तो चीन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से सुनते चलिए, याद करते चलिए। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण किससे मापते जाते हैं, तो डेसिबल से मापे जाते हैं। भाई सबको मालूम होना चाहिए कि डेसिबल से मापे जाते हैं। अगला क्या है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है जी, जल, वायु, ध्वनि सभी होता है, सभी प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से क्या होता है जी, सभी प्रदूषण होता है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति जो संबंधित है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है जी, तो खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादन, ठीक है ना, खाद्यान्न से खाने वाली जो चीज़ है जैसे कि गेहूं, चावल, इससे संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है जी, नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लास अच्छी लग रही है, सभी अगर जो प्रश्न है आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। इससे भी मज़ेदार जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आते रहेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। गारंटी के साथ कहता है कि 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेंगे, तो रहेंगे आपको मात्र 35 से कोई चुनकर बना लेना है। लास्ट प्रहार है, ठीक है ना, महामैराथन क्लास होने वाली है, लास्ट प्रहार है। आप लोग अच्छे से मजे तरीके से कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुनते चलिए सभी क्लासों को, 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। और एक बार इसका जो हम देंगे क्या PDF, तो उसको एक बार सेट से बना लीजिएगा, ठीक है ना। पहले 2 बार इसको सुन लीजिए, सभी प्रश्न का उत्तर को सुन लीजिए 2 बार, और एक बार उसको सेट में बना लीजिएगा। जब हम इसका देंगे PDF नोट्स तो इस बार अपने से उसका आंसर कर लीजिएगा, तो करेक्ट करके एकदम अच्छे से बना लीजिएगा। आपका पूरा अच्छे से 350 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। और मात्र कितना बनाना है, तो 35 से बनाना है, 70 तो रहेंगे ही। चलिए, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है। अगला प्रश्न पूछता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है जी, तो महानदी पर है। भाई सबको मालूम होना चाहिए कि महानदी पर है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से कौन जो है सबसे छोटी है। सबसे छोटी इसमें से कौन है जी, क्या है सबसे छोटी इसमें से, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन या फिर तापी बेसिन। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना,
इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 64 में प्रश्न पूछ रहा है तो 64 का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माही बेसी। क्या हो जाएगा जी? माही बेसी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा। अभी इसको प्रश्न किया है, गंगा डेल्टा जो है सबसे अधिक जूट उत्पादन किया जाता है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? रावत भट्टा की बात कर रहा है तो रावत भट्टा जो है वह राजस्थान में स्थित है। भाई मालूम होना चाहिए आप सबको कि रावत भट्टा जो है वह राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो यहाँ पे दिया है कोयला, खनिज, विद्युत, जल विद्युत, ये तो नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। डी जो है 67 का डी राइट उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है जी? तो लौ अयस्क से है। भाई बार बार रिपीट होता है प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैसाबी श्रेणी लौ अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सिंगरौली जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली में सबसे अधिक क्या होता है जी? तो कोयला होता है। भाई ऑप्शन यही में दिया है कोयला, सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, तारापुर। तारापुर दिया है रावत भट्टा तो राजस्थान में है, लेकिन तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर, ठीक है ना। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र या फिर नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और रावत भट्टा जो है राजस्थान में है। रावत भट्टा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न याद करते हैं, नीति योजना का आयोग नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई तो सबको मालूम है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न याद करते हैं, इनसेंट का संबंध जो है किससे है? इनसेट का संबंध जो है उपग्रह संचार से है। उपग्रह संचार से है, सबको मालूम होना चाहिए कि उपग्रह संचार से किसका संबंध है? तो इनसेट का संबंध है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास में सबसे अधिक अग्रणी राज्य कौन सा है जी? तो गुजरात है। भाई सबको मालूम चाहिए गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। चलिए सबसे भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है जी? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ है? तो बिहार में है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग अच्छे से कड़ी मेहनत कीजिए, बिहार को नंबर 1 पे लाना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए बिहार को नंबर 1 पर लाने के लिए। बिहार जो है विश्व गुरु में भारत में सबसे प्रथम राज्य है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? 75 नंबर प्रश्न पूछता है तो विशाल नगर। मेगालोपोलिस का क्या होता है जी? मेगालोपोलिस का है या फिर मेगा क्या कहें, मेगा नगर का है, ठीक है ना। दोनों का अर्थ वही होता है। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, आयुर्लिंग पिरामिड का संबंध किससे है जी? आयुर्लिंग पिरामिड में किससे संबंधित है? तो पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से संबंधित है। सबको मालूम होना चाहिए कि पुरुष और महिला के जनसंख्या से आयुर्लिंग पिरामिड जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, पेशेवर सेवाएं संबंधित है। पेशेवर सेवाएं जो है किससे संबंधित है? पेशेवर सेवाएं जो है वकील, नाई, धोबी या फिर इनमें से सभी किससे संबंधित है जी? पेशेवर सेवाएं जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 77वां प्रश्न का इनमें से सभी, ठीक है ना। इनमें से सभी वकील, नाई, धोबी सभी से संबंधित है पेशेवर सेवाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, नीतिवाद के परिचारक कौन है? नीतिवाद के विचारक, नीतिवाद पर किसने किसने विचार किया है जी? ई कांट, हमबोल्ट, रिटर, सभी 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 राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नीतिवाद पे सभी ने विचार किया है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल पूछ दे, विरल जनसंख्या वाला तो ध्रुवीय प्रदेश और सघन वाला तो दक्षिण पूर्व एशिया। ये तो सबको मालूम है, एकदम इजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक सड़क घनत्व जो है कहाँ पे अधिक है? कहाँ पे है सबसे अधिक वाहनों की संख्या, सबसे अधिक सड़क की संख्या? तो उत्तरी अमेरिका में है। भाई सबको मालूम होना चाहिए उत्तरी अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पे मृत्यु दर क्या होती है जी? निम्न होती है। जहाँ पे मृत्यु दर क्या होती है? निम्न होती है। वहाँ पे जनसंख्या का विकास क्या होता है जी? उच्च होता है। जनसंख्या का आकार क्या होता है? तो उच्च होता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 100% शहरी, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा है? एकदम जहाँ पे शहर पाया जाता है, लेकिन 100% शहर है, वहाँ पे एक भी गांव नहीं है। तो 82 का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सिंगापुर। क्या हो जाएगा जी? तो सिंगापुर 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है। निम्नलिखित में से भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम भाषा परिवार की जनसंख्या जो है कौन सी है? कौन सी जनसंख्या की सबसे भाषा परिवार जो है सबसे कम है? तो चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि केरल में साक्षरता दर जो है प्रतिशत कितनी है? केरला में जो है साक्षरता दर प्रतिशत जो है कितनी है? तो 96% है, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो है
नहीं की जा सकती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो है अमेजन के विषय में नहीं की जाती है। अभी इस प्रश्न को कराया है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। जितने सारे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो खास कर याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है जी? तो तालाब है। दक्षिण भारत में तालाब और उत्तर भारत में नहर। याद रखिएगा, उत्तर भारत में नहर, दक्षिण भारत में तालाब। तो इसका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। तालाब जो है दक्षिण भारत के लिए सिंचाई का मुख्य साधन है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यही में दिया है फेजेंटा। अभी इस प्रश्न को किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। किम्बरले जो है क्यों विश्व विख्यात है? किम्बरले में ऐसा क्या है जो पूरे विश्व में विख्यात है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो किम्बरले में जो है हीरा सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, मतलब हीरा सबसे अधिक मिलता है कहाँ? तो किम्बरले में सबसे अधिक हीरा मिलता है, इसीलिए पूरे विश्व में विख्यात है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है आर्थिक क्रियाओं में कौन जो ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? ग्रामीण मतलब गांव में सबसे अधिक क्या होता है जी? मतलब ऑप्शन दिया है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो गांव में सबसे अधिक क्या होता है? तो कृषि होती है ना जी? मछली पालना, कृषि करना, खेती करना, गाय भैंस पालना, तो ये सब क्या होता है? प्राथमिक क्रियाकलाप आता है कि नहीं? कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप आता है। तो गाँव का ग्रामीण जो है वह कृषि से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है, भारत के गुजरात में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो है किस देश में किया गया था? तो डेनमार्क में किया गया था। कहाँ किया गया था जी? तो डेनमार्क में किया गया था। अच्छा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जो है इनमें से कौन नहीं है? तो जो मिश्रित कृषि है वह एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि क्या है जी? एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है लौह अयस्क से है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? अगला प्रश्न क्या है कि बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये कितने इंपॉर्टेंट, कितने मज़ेदार प्रश्न आ रहे हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए होंगे और पूछे जाने की संभावना भी न हो। एकदम जितने सारे प्रश्न है एकदम बहुत ही संभावना है कि सारे प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ से 70 प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? अगला प्रश्न है कि द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है जी? कौन नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है पूछ रहा है। तो मछली पालना जो है प्रथम क्रियाकलाप है, बाकी सब क्या है जी? यहाँ पे दिया है द्वितीय क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। मछली पालना जो है यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ पे एक और ठीक है, लौ प्रग्रहण ये भी क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। वस्त्र निर्माण करना ये भी उसमें आता है, वो भी उसमें आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 96 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना? 96 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित परिणामों को क्या कहा जाता है? 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या कहा जाता है जी? चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? सबसे अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है मतलब दूसरे विदेश देश से सबसे अधिक जो पर्यटक मतलब घूमने लोग आते हैं किस महादेश में आते हैं? किस महादेश में आते हैं जी? तो सबको मालूम होना चाहिए कि यूरोप महादेश में। कहाँ पाते हैं? तो यूरोप महादेश में आते हैं। अभी तो हमको लगता है ठीक है ना कि भारत बनने वाला है। भारत जो है बनने वाला है सबसे बड़ा जो है पर्यटक देश। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो राम मंदिर बना है पहले ही दिन में 5 करोड़ में यहाँ पे जनसंख्या पहुँची है। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि जो भारत है एकदम बनने वाला है प्रथम पर्यटक मतलब सबसे अधिक पर्यटक लाने वाला देश है। चलिए बहुत खुशखबरी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि भारत बनने बहुत आगे जाएगा भारत। ठीक है ना? चलिए इसी तरह से होता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कितने हैं जी परमाणु ऊर्जा स्टेशन? तो 6 है, 6 राज्यों में, 6 राज्यों में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 6 है। कितने है जी? 6 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है किससे किसको जोड़ता है? 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी अमेरिका से यूरोप को। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तो 100 नंबर प्रश्न तक आ गए हम लोग। 100 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। भाई सबको मालूम है संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कितने मजे से हमने 100 प्रश्न को
कलेक्ट कर लिए, मात्र आधा घंटे में 100 प्रश्नों को कलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमको लगता है कि लगभग 1.5 घंटा में, ठीक है ना, आपका 1.5 घंटा में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 1.5 घंटा के आसपास में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। 35 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, 35 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। बस धैर्य बनाते रहिए, ठीक है ना, धैर्य बनाए रखिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से सुन लीजिए, 1 से 2 बार क्लास कर लीजिएगा। मात्र 3 घंटा सुनना है आपको। 1.5 घंटा अभी सुनिएगा, 1.5 घंटा इसके बाद भी सुन लीजिएगा, एक बार एग्जाम से पहले सुन लीजिएगा। आपका अच्छे से ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगा। 35 में 35 मार्क कोई नहीं रोक सकता है। एक और बात बता देता है आप लोग को, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव मार्क नहीं होगा, ठीक है, मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, तब तक हमको उम्मीद में ऐसा लगता है कि सब्जेक्टिव में भी उतना अच्छे से मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को 35 में 35 कीजिए, ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी आपका बेहतर जाएगा। ऑब्जेक्टिव को 35 में 35 कीजिए, आपका सब्जेक्टिव भी बेहतर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग 35 में 35 अच्छे से ला देना है। 35 में 35 मिलना चाहिए, हर एक बच्चों को मिलना चाहिए। आप लोग वादा कीजिए कि 35 में 35 लाइएगा। इस क्लास को करके आप लोग 35 में 35 लाइएगा, आप लोग वादा कीजिए और अच्छे से सभी प्रश्नों को करते चलिए। 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर चुका। 100 प्रश्न कितना बजे कंप्लीट हुआ? मात्र 250 प्रश्न और बचे हैं। चलिए इसी तरह से मज़ेदार तरीके से सभी प्रश्नों को कलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत जो है, भारत किसका सदस्य है जी? भारत जो किसका सदस्य है? तो सप्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है? भारत एक सप्टा का सदस्य है। ऑप्शन ए ही में दिया है सप्टा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, अधिवास की लघुत्तम जो इकाई है क्या है? अधिवास की जो है लघुत्तम इकाई जो है वह क्या है जी? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है जी? तो पल्ली है। क्या है? पल्ली है। ऑप्शन बी में दिया है पल्ली, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं, 103वां प्रश्न है कि किस झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतीक में आ जाता है? ठीक है ना, मतलब किसी झील के चारों ओर, मान लीजिए कोई झील है, उसके चारों ओर जो बसा गांव है उसका आकार क्या होगा, उसकी आकृति कैसी होगी? तो 309 प्रश्न का 103 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वृत्ताकार, निहारिकीय जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? निहारिकीय, निहारिकीय प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं है। ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 7 में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 7, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से सभी प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या जो है जी किस राज्य में है? सबसे निम्न में से किस राज्य में जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है ना, ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। हाँ अभी तो बताया हमने उत्तर प्रदेश, हमको दिखा ही नहीं। चलिए तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन यहीं से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भाई 28 है, सबको मालूम है 28 है। बबुआ वाला प्रश्न पूछ दिया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 2011 की भारत की जनसंख्या है? मतलब कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 107 नंबर प्रश्न पूछता है 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़। कितनी थी जी? 121 करोड़ थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 108 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर जो है कौन सा है? 8 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है मुंबई। मुंबई जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। अगले प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है पर्यटक नगर है? पर्यटक नगर कौन सा है? नैनीताल, अलंकेश्वर, कानपुर या फिर पटना? कौन जो है पर्यटक नगर है? ऑप्शन इसका सही बोलते हैं। 109 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पर्यटक नगर कौन सा है जी? तो नैनीताल जो है एक पर्यटन नगर है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं हम। 110 नंबर प्रश्न है 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक स्थान था। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 115वां। कितना? 115वां। चलिए जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जहाँ पे जल की अभाव हो वहाँ पे जनसंख्या होगी जी? नहीं हो पाएगी, मतलब उतनी जनसंख्या नहीं हो पाएगी, प्रकीर्ण होगी। कैसी होगी जी? प्रकीर्ण होगी। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। प्रकीर्ण मतलब कि सघन नहीं होगी, प्रकीर्ण होगी मतलब घना नहीं होगा उतना। प्रकीर्ण मतलब जहाँ पे उतनी जनसंख्या नहीं होगी। चलिए फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद जो है किस राज्य में है? फरीदाबाद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिए डी नंबर देखते हैं हरियाणा। फरीदाबाद जो कहाँ पर है जी? तो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयनगर किस राज्य में स्थित है? उदयनगर किस राज्य में स्थित है? तो सबको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में स्थित है। उदयनगर राजस्थान में स्थित है। फल एवं सब्जी प्रदेश के विस्तार का भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, फल एवं सब्जी, ठीक है ना, फल एवं सब्जी जो है फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? 114 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन यही में दिया है हिमाचल प्रदेश से। किस में? तो हिमाचल प्रदेश में फल एवं सब्जी का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। भूमि उपयोग का एक संवर्ग नहीं है। 115वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन यही में दिया है मैदानी भूमि। कौन सा है जी? तो मैदानी भूमि जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है सिंचाई क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। सिंचाई क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार कौन सा है? 116 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो मृदा लवणता। कौन सा है जी? मृदा लवणता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से सभी मजेदार प्रश्न सभी प्रश्नों को मजेदार तरीके से करते चलेंगे। आप लोग अच्छे से कान में हेडफोन लगा लीजिए, अच्छे से सुनते चलिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद होते चलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित से कौन जो है रोपण फसल है। रोपण फसल कौन सा है? इसमें कोको और चाय जो है रोपण फसल है, बाकी गेहूं मक्का रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कोको और चाय जो है वह रोपण फसल है। अगले प्रश्न बात करते हैं निम्नलिखित में कौन जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग जो है संवर्ग नहीं है। 118 नंबर प्रश्न का सीमांत भूमि क्या है जी? सीमांत भूमि भू उपयोग संवर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं निम्नलिखित में जो है कौन खाद्य फसल है। खाद्य फसल कौन है? गन्ना मक्का कॉफी चुकंदर। इनमें से कौन खाद्य फसल है जी? जो कॉफी है। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 119 नंबर का ऑप्शन करा गया है। यहाँ पे ए सी बी डी कर दिया है। ठीक है ना, तो 119 का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, मक्का। मक्का क्या है जी? खाद्य फसल है। ऑप्शन सी का सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है। मक्का जो है खाद्य फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं निम्नलिखित में किस नदी की जल जो है उपयोगिता सबसे अधिक होती है। किस नदी की जल का उपयोग जो है सबसे अधिक होती है जी? कौन सी नदी है जिसका जल का उपयोग सबसे अधिक होता है जी? तो गंगा नदी का जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। सबको मालूम होना चाहिए, यह एक पवित्र नदी भी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न राज्यों में किसमें जो है कैमा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। कैमा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो कैमा कर्नाटक में स्थित है। भाई सबको मालूम होना चाहिए कि कैमा कर्नाटक में स्थित है। नोवा मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवा मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र जो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोवा मुंडी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। जनसंख्या घनत्व। तो अभी इस प्रश्न को किया है लोग। जनसंख्या घनत्व क्या है जी? औद्योगिक स्थापना का एक कारक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर कौन सा है जी? जमशेदपुर वाराणसी कैनबरा या फिर सिंगापुर। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जी? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर जो है इस किनारे स्थित नहीं है? तो 127 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे दिया है लखनऊ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लखनऊ जो है इस सड़क के किनारे स्थित नहीं है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किससे मिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर जो 4 नंबर जो है वह किसे मिलाता है? किससे किसको मिलाता है जी? तो चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। भाई चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। सबको मालूम है चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। पश्चिम पूर्व। ठीक है ना, पश्चिम पूर्व गलियारा किससे जोड़ता है? पश्चिम पूर्व। इससे पहले के जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसमें दिया था। ठीक है ना, कि उत्तर पूर्व। ठीक है ना, इससे पहले जो उन्होंने किया है कि उत्तर पूर्व उसमें पूछा था जो कन्या से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है। ठीक है ना, वह किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। यहाँ पे प्रश्न पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर किससे किसको जोड़ता है जी? पूर्व से पश्चिम की ओर तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 130वां प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है जी? सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है किसको मानी जाती है? गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को? ये तो नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया है? यमुना या फिर सतलज। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है गोदावरी ब्रह्मपुत्र यमुना या फिर सतलज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। गंगा यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए यहाँ पे एक और आपको बता देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछेगा इस साल हमको लगता है। ठीक है ना, इस साल जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि भारत की नदियाँ गंगा और यमुना जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। ऐसा क्यों? इसका वर्णन करें। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से लिख कर चिकन कॉपी में याद कर लीजिएगा। भारत की 2 नदियाँ गंगा और यमुना को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। ऐसा क्यों? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं
31 प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। सिंचाई के अंतर्गत जो है सबसे अधिक राज्य वाला मतलब कौन सा राज्य है जो सिंचाई के अंतर्गत आता है। 31 प्रश्न पूछता है तो उत्तर प्रदेश जो है वह नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे अधिक क्या होता है जी, नहर से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश क्यों होगा जी, ऑप्शन मतलब नहर से क्यों होगा, नहर से उत्तर प्रदेश क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि उत्तर भारत में सिंचाई करने का साधन कौन सा है, जो नहर है। उत्तर भारत में नहर है, दक्षिण भारत में तालाब है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, उत्तर भारत में क्या हो जाएगा। तो उत्तर भारत में क्या, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक क्या हो जाता है, वहाँ से किया जाता है नहर से सिंचाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भारत का सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। मतलब सबसे कम मिट्टी कौन सी नदी ढोती है जी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सबसे कम मिट्टी कौन ले जाती है, तो यमुना नदी। कौन, तो यमुना नदी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में किया जाता है। तालाब द्वारा जो है सबसे अधिक सिंचाई जो है कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। 133 प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तालाब द्वारा तमिलनाडु, नहर द्वारा उत्तर प्रदेश। तालाब द्वारा तमिलनाडु, नहर द्वारा उत्तर प्रदेश, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 134 प्रश्न है। विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर जो हम्पी जिसको नाम से जाना जाता है, विजयनगर कर्नाटक में है, तो विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ होगा भाई, कर्नाटक में ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। कल्पक्कम, तमिलनाडु या फिर केरल, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना प्रश्न पूछ रहा है, 135 नंबर, ठीक है ना। तो 135 प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। केरल में सबसे अधिक कहाँ जी, कहाँ पर किया गया था सबसे पहले, तो केरल में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। नरोरा रावतभट्टा से राजस्थान, ठीक है ना। तारापुर से महाराष्ट्र। और अब पूछा है कि नरोरा, तो नरोरा किससे संबंधित है जी, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। नरोरा किस में है जी, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सलेम जो संबंधित है किससे संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है जी, तो सलेम जो है लोहा इस्पात से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं, नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है। नोएडा किस राज्य में स्थित है, नोएडा 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 उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई, सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न बात करते हैं, संरक्षण की दृष्टि से तांबा के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। तांबा के स्थान पर किस धातु का उपयोग जो है संरक्षण की दृष्टि से अच्छी है, ठीक है ना। संरक्षण की दृष्टि से तो एल्युमिनियम, आपको बताया थे एल्युमिनियम जो है तांबा से अधिक उचित है। किसके दृष्टि से, तो संरक्षण की दृष्टि से। अगला क्या है कि नेवली में, ठीक है ना, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रथम क्या किया है, नेवली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। नेवली में किस खनिज का जो है अच्छे से खनन किया जाता है। 140 प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन यही में दिया है, लिग्नाइट कोयला। नेवली में क्या होता है जी, लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक मिलता है। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से कौन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कृषि जो है, वानिकी जो है, आखेट जो है, ये सभी क्या है जी, सभी क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंपास कहाँ है जी, पंपास जो है कहाँ पर है, पंपास कहाँ से है, कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में है, घास का एक मैदान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिग इंच पाइपलाइन संबंधित है, तो पाइपलाइन से प्रश्न उत्तर में बता दीजिए। बिग इंच जो है एक पाइपलाइन से है, किससे जी, बिग इंच क्या है, एक पाइपलाइन है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अवदान जो है प्रमुख है, ठीक है ना। अवदान का उदाहरण क्या है, अवदान का उदाहरण क्या है जी, तो तेल पतन का। किससे, अवदान का उदाहरण जो है तेल पतन से संबंधित है। चलिए, विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे पहला नगरीय बस्ती जो है वो कौन सा है जी, तो लंदन है भाई, सबको मालूम होना चाहिए। लंदन जो है पूरे विश्व का सबसे पहला नगरीय बस्ती है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप से उदाहरण है, जो द्वितीय क्रियाकलाप से, इससे पहले क्लास मैंने किया था, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है टोकरी बनाना। नेक्स्ट प्रश्न बात करता है, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। वो कौन सा पतन है जिसको सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यही में दिया है कोच्चि। कौन हो जाएगा, कोच्चि इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रुको और जाए निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया है। 148 प्रश्न पूछ रहा है, तो टेलर ने दिया था। किसने दिया था जी, ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाए निश्चयवाद का संकल्पना दिया था। अगले प्रश्न बात करते हैं, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, ठीक है ना। 6 अरब विश्व की मानव जनसंख्या जो है वह 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में हुई थी। अगले प्रश्न बात करते हैं, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है किसने दिया था। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, मार्शल नहीं दिया था, अमर्त्य सेन भी नहीं दिए थे। ऑप्शन सी में दिया है नो एस्टिन। किसने दिया था जी,
नो स्टील ने दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? केवल एक रूस को छोड़कर, ठीक है ना, यूरोप में जो 40 स्वतंत्र देश है, यूरोप में कितने, तो 40 स्वतंत्र देश है, उन पूरे देशों में मिलाकर कुल कितने जनसंख्या है, मतलब कुल कितने लोग हैं जी, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो 50 करोड़ है। कितने है जी? 50 करोड़ है। कितने? मात्र 50 करोड़ ही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 600 करोड़ थी। कितनी थी? 600 करोड़ थी। अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिंग अनुपात का संबंध जो है वह पुरुष स्त्री से होगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जो नागरिकीकृत वाला देश है तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है जी? ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड में जो है सबसे अधिक क्या है जी? नगरीय बस्तियाँ है। कौन सी है? तो नगरीय बस्तियाँ है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेत है? विकास का, ठीक है ना, विकास का सर्वोत्तम जो संकेत है क्या है? कोई चीज़ विकास कर रहा है तो उसका अच्छा संकेत क्या है जी? 155वां प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है आकार की वृद्धि और गुणों में साधारण परिवर्तन, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 155वां प्रश्न का हिस्सा ऑप्शन डी में दिया है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में गुणों में धनात्मक परिवर्तन। कोई देश अगर कोई भी चीज़ अगर विकास कर रहा है तो उसका सबसे अच्छा संकेत क्या है? गुणों में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में मृदा का अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट उत्तर है वायु अपरदन। क्या हो जाएगा जी? वायु अपरदन जो है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल जो है कब की जाती है? खरीफ फसल कब की जाती है जी? तो जून से सितंबर में की जाती है। भाई सबको मालूम है खरीफ फसल जून से सितंबर में की जाती है। चावल और धान की खेती से संबंधित है। चावल और धान की खेती जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है गहन निर्वाह कृषि है। चावल और धान कैसी कृषि है जी? तो गहन निर्वाह कृषि है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। लॉरेंस सार क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉरेंस सार जो है वह लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार जो है लॉ अयस्क से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? जो चाय सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो चीन में। चाय सबसे अधिक चीन में उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल जो है सबसे अधिक कहाँ उत्पादित की जाती है? तो 161 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। कहाँ पे? सऊदी अरब में खनिज तेल जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से जो है किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फसल की कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लोहा अयस्क की जो किस्म है नहीं है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में लिग्नाइट जो है, या लिग्नाइट क्या है जी? कोयला से संबंधित है। किससे है? कोयला का ये प्रकार है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट जो है लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न बात करते हैं, 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जो है रोपण कृषि नहीं है? रोपण फसल कौन सा नहीं है? स्वर्ण, चाय, गन्ना या फिर गेहूं? इनमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? जो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को मिलवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिलवा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न बात करते हैं, ठीक है ना, 166 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उद्योग अन्य कृषि उद्योग का आधार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग जो है किसी भी उद्योग का आधार प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी दिया है लौ इस्पात, ठीक है ना। लौ इस्पात जो उद्योग है किसी अन्य भी उद्योग का क्या है? तो आधार प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बाह्य या श्रुतिकरण सहायक है। बाह्य या श्रुतिकरण जो है वह सहायक है, किसके लिए सहायक है? तो दक्षता सुधारने के लिए सही है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए भी सही है, कीमतों को घटाने के लिए ये भी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर है जी? तो जामनगर में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भाई जामनगर में है, सबको मालूम है। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? उच्च स्तरीय, ठीक है ना, उच्च स्तरीय जो है अन्वेषण जो है सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक में नहीं होगा, द्वितीय में ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न अगला दिया है 3 नंबर में दिया है चतुर्थ। चतुर्थ इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा चतुर्थ में। अगले प्रश्न बात करते हैं 171 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा जो है आसियान का सदस्य नहीं है?
आसियान का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, मुंबई, ब्रुनेई या फिर मैक्सिको। तो आसियान का जो सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है? तो ब्रुनेई जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी जो है वह क्या है? तो अदिस अबाबा में है। कहाँ जी? अदिस अबाबा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है? नदी के किनारे, ठीक है ना। नदी के किनारे कैसा गांव बसता है जी? तो रेखीय अवस्था में। कैसी? तो रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रेखा की अवस्था में। मेगा नगरों की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर मतलब विशाल नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है जी? 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में तो सीढ़ी नुमा। कैसी? सीढ़ी नुमा। ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? नगरीय आबादी की बात कर रहा है। 78 नंबर प्रश्न हो जाएगा। इसका प्रश्न राइट उत्तर हो जाएगा 31.16। कितनी थी? 31.16 थी नगरीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? प्रवासी, ठीक है ना। प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, किस नगर से, ठीक है ना। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए में दिया है मुंबई। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है? मुंबई में, ठीक है ना। प्रवासी मतलब आना, ठीक है ना। प्रवासी मतलब कि वहाँ पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में जो है कौन जो है भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। कौन सा भाषा जो है वह आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु जो है वह आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। कौन सा है जी? हरियाणा है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 182वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का था सबसे कम। ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी जो है सबसे अधिक आते हैं किस में? किस देश में आते हैं जी? तो महाराष्ट्र में। आते कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। जाते कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए जाते कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, सबसे अधिक जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या आता है जी? तो आते हैं। 83 नंबर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए अब उल्टे होने वाला है, ठीक है ना। अब लगता है कि उल्टा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि अब सबसे अधिक अगर कोई आएंगे तो उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमको अब ऐसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि राम मंदिर के बनने के कारण ऐसा अनुभव हो रहा है कि सबसे अधिक अगर प्रवासी लोग आते हैं, मतलब अब आएंगे, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, राम मंदिर को लेकर। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? अभी के हिसाब से महाराष्ट्र इसका राइट उत्तर हो जाएगा 183 नंबर प्रश्न का। सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखते चलिए, पढ़ते चलिए। बहुत बढ़िया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? किस राज्य में जो है स्त्री की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई बिहार में। कहाँ पे? तो बिहार में जो है स्त्री की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। और पूरे राज्य में जो है, पूरे भारत के राज्य में भी जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार ही है। चलिए प्राचीन राजधानी नगर कौन सा है? वो कौन सा नगर है जो प्राचीन में सबसे ज़्यादा, प्राचीन में क्या था कि राजधानी था? तो जो पटना है, बिहार का जो पटना है, प्राचीन से ही क्या एक राजधानी नगर है। चलिए पटना को किसने बनाया था जी? आप लोग कमेंट कीजिएगा, पटना को किसने बनाया था? कौन सा शहर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर जो है वह किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। किसको? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगले प्रश्न बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने पहले बताया है कि दक्षिण भारत में तालाब और उत्तर भारत में नहर। उत्तर भारत में नहर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर भारत में नहर जो है सिंचाई का प्रमुख साधन है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो गंगा है भाई, गंगा। ये तो बहुत बार प्रश्न रिपीट कर रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का जावा जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा जो है वह किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया है गोरखपुर को भारत के जावा के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर कहाँ है जी? गोरखपुर कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? कृषि आधारित उत्पादन नहीं है चीनी, नमक, कॉफी, चाय। कौन जो है कृषि पर आधारित जो है उत्पादन नहीं है? 190 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नमक। नमक जो है कृषि आधारित उत्पादन नहीं है।
चलिए, बैलाडिला लॉ अयस्क जो है किस राज्य में स्थित है? बैलाडिला जो है किससे संबंधित है जी? लॉ अयस्क से संबंधित है। लेकिन बैलाडिला जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बैलाडिला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो लॉ अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध कौन सा है जी? तो झारखंड है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। गोंडवाना कोयला के लिए झारखंड जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई में सबसे पहला जो है सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है मुंबई एक पतन भी है। यहाँ पे कपास का उत्पादन जो है सबसे मतलब निकटतम क्षेत्र में होता है। उसके बाद मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वित्तीय केंद्र मतलब कि वित्ता हुआ केंद्र था, ठीक है ना। भारत का मतलब राजधानी था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? सलेम इस्पात उद्योग जो है कहाँ स्थित है? सलेम इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु में स्थित है भाई। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कोच्चिपत्तन अवस्थित है। कोच्चिपत्तन जो है कहाँ स्थित है? तो कोच्चिपत्तन, इसको पहले बताया था कि कोच्चिपत्तन जो है केरल में स्थित है। आप लोग जो भी नए नए प्रश्न आ रहे हैं उसको आप लोग उत्तर कीजिएगा। सॉरी, मतलब जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है उसका उत्तर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम चलाया गया था? पहला रेडियो कार्यक्रम जो है किस वर्ष चलाया गया था? 198 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1923 में। कब? 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर जो योजना है वह किस परिवहन से संबंधित है? तो भाई सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे? सड़क परिवहन से। 198 नंबर 10 प्रश्न का संदेशों का आदान प्रदान भाई संचार कहलाता है। तो सबको मालूम है संचार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है? पूर्वी तट पर इनमें से कौन अवस्थित है जी? 199 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो जो चेन्नई यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में, चेन्नई जो है पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, औद्योगिकरण में निम्न में से कौन सा प्रदूषण होता है? फिर से वही प्रश्न पूछ दिया है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है जी? तो जल, वायु, ध्वनि सभी प्रदूषण होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुल 200 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। 200 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। कितना? 200 प्रश्न कंप्लीट हो गया। मात्र 150 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्न और बचे हैं जी? 150 प्रश्न और बचे हैं। 1 घंटा में, कितने घंटे में जी? 1 घंटा में आपका 200 प्रश्न कंप्लीट करा है भाई। बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा में 200 प्रश्न कंप्लीट हुआ और मात्र आधा घंटे में मतलब 30 मिनट में आपका 150 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से मन लगा पढ़ते चलिए। सभी क्लास को अच्छे से संपूर्ण क्लास कीजिए। वादा कीजिए कि पूरा क्लास करना है, ठीक है ना। क्लास को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। लास्ट में बता देंगे कि कहाँ से इसका PDF नोट्स भी मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पहले क्लास को सुन लीजिए। 2 बार सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में माइंड सेट में बैठ जाएगा अच्छे से प्रश्न उत्तर। और उसके बाद जब इसका PDF नोट्स मिलेगा तो आप लोग उसका एक बार क्या कीजिएगा? तो टेस्ट कर लीजिएगा, मतलब अपने से बना लीजिएगा उसको PDF नोट्स को, ठीक है। तो आपका 200 प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 201 नंबर प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर प्रश्न कौन सा है? चलिए देखते हैं। प्रश्न की बात करते हैं। 201 नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। 201 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? जल्दी बताइए। कॉफी जो हमारा रोपण फसल है, गेहूं क्या है बताइए, गन्ना क्या है, रबड़ क्या है? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो रोपण फसल कौन सा नहीं है। तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 202 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन जो सागर परियोजना है किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, महानदी, कोसी या कावेरी नदी पर स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? तो कृष्ण, कौन सी नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 203 नंबर क्या पूछ रहा है कि दुर्गा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। दुर्गा लौह अयस्क जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप सभी के 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम सभी को पता होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में है जो क्या है? तो दुर्गा लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो है दुर्गा लौह अयस्क उत्पादक का क्या है? मतलब अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 204 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, बस याद करते चलिएगा, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है उससे याद करते चलिएगा। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है 204 नंबर की बालाघाट मैंगनीज पूछ रहा है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट जो मैंगनीज क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड में? हम सभी को पता होना चाहिए जो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र है वो कहा है? तो मध्य प्रदेश में। यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
5 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि रत्नागिरी पूछ रहा है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है। जल्दी बताइए कि रत्नागिरी जो है भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक 206 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हुबली पूछ रहा है कि हुबली किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए जो हुबली हो वो किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है हुबली जो है, कर्नाटक में स्थित है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 207 नंबर प्रश्न क्या बोला कि भारत में सर्वाधिक सेना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो सेना है भारत में वो किस राज्य में पाया जाता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो कर्नाटक है वहाँ पे सबसे ज्यादा सैनिक पाया जाता है। कर्नाटक जो राज्य है वहाँ भारत का सबसे ज्यादा सैनिक पाया जाता है। यानी आप सभी को ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोडरमा किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो कोडरमा है वो किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए 9 नंबर क्या पूछ रहा है कि कारापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है। कारापाका जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि मुंबई मतलब पूछ रहा है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। मुंबई जो हाई कोर्ट है वो किसके लिए जाना जाता है। तो हम सभी को पता हो रहा है जो मुंबई हाई वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है मुंबई। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सांस्कृतिक नगर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मक्का है, मक्का भी सांस्कृतिक नगर है। जो मतलब क्या पूछ रहा है कि जेरूसलम ये भी है, वाराणसी ये भी। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जितने भी है ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक नगर। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है 212 की भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है। भारत में जो जनगणना का महान विभाजन वर्ष है वो कब हुआ था। 1951 या फिर 1931 या फिर 1921 या फिर 1971 में। हम सभी को पता होना चाहिए भारत में जनगणना का महान विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहे हैं कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण, पुरुष प्रवास का कारण क्या है। जल्दी बताइए। जो मतलब पुरुष जो एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं इसका कारण, मुख्य कारण क्या है, शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, फिर इनमें से सभी है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो शिक्षा भी हो सकता है, रोजगार भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है। यानी आप सभी का ऑप्शन बोले तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा चावल उत्पादन अग्रणी राज्य, मतलब चावल उत्पादन करने में सबसे ज्यादा, मतलब चावल उत्पादन करने में सबसे ज्यादा राज्य आगे कौन सा है। जल्दी बताइए चावल उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य कौन सा है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता, केरल नहीं है, गोवा भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है। चलिए ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है। यानी हमारा पश्चिम बंगाल जो है क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। निम्न में से किसमें जो है टैनिन पाई जाती है, चाय में, कॉफी में, गन्ना में, फिर कपास में। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो टैनिन पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, जो टैनिन पाई जाती है। जल्दी बताइए टैनिन कहाँ पाई जाती है। तो हम सभी को पता होना चाहिए चाय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, चाय में पाई जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि चाय में पाई जाती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। चलिए 16 प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि गैरीसन नगर का पर संबंध है, गैरीसन नगर का जो संबंध है वो किससे संबंध है, छावनी से, व्यापार से, तट से, या फिर इनमें से सभी से। तो हम सभी को पता होना चाहिए गैरीसन नगर का संबंध है वो किससे संबंध है, तो छावनी से। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन है आप सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा कि एयर इंडिया संबंधित, एयर इंडिया जो है वो किससे संबंधित। जल्दी बताइए कितना आसान प्रश्न है, पूछ रहे एयर इंडिया किससे संबंधित है। जल्दी बताइए। हम सभी को पता होना चाहिए एयर इंडिया किससे संबंधित है, वायु मार्ग से संबंधित। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी है आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो एक लोगों का पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण कारक है। जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता हो जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता हो जाएगी। यानी आप सभी का जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे 18 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न 19 नंबर कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और उपकर्ष जो कारक है
वो किसके लिए उत्तरदायी है आप सभी को पता होना चाहिए, प्रवास के लिए है। किसके लिए है? प्रवास के लिए, यानी आप सभी के जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि 20 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जल्दी बताइए। जनसंख्या जो वितरण करने वाला प्रभावित जो कारण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो हम सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु। मतलब जलवायु जो है जनसंख्या प्रभावित करने में सबसे ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण कारक। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जितने भी विद्यार्थी का। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? विश्व में कौन सा महाद्वीप है जिसमें 90% से अधिक जो क्या है? आबादी है। तो हम सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता ही होगा कि उत्तरी अमेरिका, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 222 की विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जल्दी बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर वर्तमान में पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो भारत हो जाएगा। वर्तमान में पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और अभी के इसके क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस समय जो है हमारा वर्तमान में कौन हो गया? तो भारत जो जनसंख्या में सबसे आगे हो गया है। ठीक है ना। इसे भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। काफी आसान प्रश्न और काफी लाजवाब प्रश्न। आप सभी को पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई पर मनाया जाता है। यानी आप सभी को पता ही होगा कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 224 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? निम्नलिखित में से जो कौन सा देश है जिसमें न्यूनतम दर पाई जाती है? फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर इनमें से सही भी है, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो न्यूनतम दर आयु पाई जाती है वो जर्मनी में पाई जाती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 224 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 225 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर मतलब पूछ रहा प्रश्न कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, फिर इराक के? तो हम सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। यानी जितने भी विद्यार्थी का आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है कि यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है था? मतलब यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशवाद में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो रोपण कृषि था उसी का विकास किया गया था। किसके? तो यूरोपीय वासियों के द्वारा। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। आप सभी को बता रहा है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? आप सभी को बताइए जल्दी राइट इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो 1960 के दशक में क्या हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है वो पैदा होती है कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए जो रबी की फसल होती है वो किस ऋतु में पैदा होती है? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि शीत ऋतु में क्या होती है? रबी फसल की बुआई होती है, मतलब रबी फसल पैदा होती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 29 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 229 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी या मेस्टा? जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रेशेदार फसल नहीं है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो कॉफी एक रेशेदार फसल है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी का है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 230 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो कोयला का सबसे उत्पादक क्षेत्र? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? जल्दी बताइए। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है, या फिर चीन है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो चीन है। यानी आप सभी के जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 231 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण या फिर भूमध्य सागरीय कृषि, या फिर पारंपरिक अस्थायी कृषि, या फिर मिश्रित कृषि? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो हम सभी को पता होना चाहिए रोपण कृषि। कौन सा? तो रोपण कृषि। रबर मतलब रोपण कृषि। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 232 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की जो कृषि है वो क्या कहलाती है? हम सभी को पता होना चाहिए जो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी हो जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले नंबर
प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, 233 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर जो कोयला क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए कि रूर कोयला क्षेत्र वो किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 234 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि गहन निर्वहन कृषि पर चलित है। गहन निर्वहन जो कृषि है वो किसके लिए प्रचलित है, हम सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता ही होगा जो गहन निर्वाचन कृषि चीन में प्रचलित है। कहाँ, तो चीन में प्रचलित है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद करते चला, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बागाती कृषि नहीं है। निम्न में से जो कौन सा है कृषि जो है वो बागाती कृषि नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मक्का है वो क्या है, मक्का जो बागाती कृषि नहीं, यानी हमारा 235 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 235 का। चलिए 236 प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि चॉकलेट कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता ही होगा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको होता है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। चलिए 237 नंबर पर हम ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि टोयोटो कंपनी किस देश की है। टोयोटो जो कंपनी है वो किस देश की है, जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान की कंपनी है। कौन सी कंपनी है, जापान की कंपनी कौन सी है, तो टोयोटो है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न ध्यान दिया गया। 238 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व में जो सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है वो कौन सा है, तो पर्यटन है। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है, पर्यटन। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी, आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से इसमें से आपको बताना चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो है पंचम क्रियाकलाप है। तो आप सभी को पता होना जो पंचम क्रियाकलाप कौन है, तो बाह्य स्रोत। यानी आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 240 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता होना चाहिए लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 241 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका एक सह सदस्य है। मतलब निम्न व्यापार समूह में भारत किसका सह सदस्य है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जिसमें इनमें से जितने भी व्यापार है वो भारत किसका सह सदस्य है, तो भारत जो है हमारा साफ्टा का सदस्य सह सदस्य। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 242 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि समुद्र तट से दूर स्थित, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। समुद्र तट से जो दूर स्थल खंड होते हैं उसके पतन को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए आंतरिक पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक पतन। हमारा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है आंतरिक पतन, तो हम दूसरा ऑप्शन क्यों ढूंढे, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे 242 का। चलिए 243 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि कौन कौन व्यापार संघ समाहित है करता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कौन कौन व्यापार जो संघ समाहित है करता है वो कहाँ करता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए पूर्वी यूरोपीय देशों में, उत्तरी अमेरिकी देशों में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में, फिर कॉमनवेल्थ के देशों में। जल्दी बताइए, हम सभी को पता होना चाहिए कौन कौन व्यापार जो संघ समाहित करता है वो कहाँ करता है, तो ए में। यानी आप सभी का पूर्वी यूरोपीय देशों में हो जाएगा। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, जितने भी विद्यार्थियों को याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा, यूरोपीय पूर्वी यूरोपीय देश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 244 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। निम्नलिखित में से जो किस प्रकार की बस्तियां हो जो सड़क और नदी नहर के किनारे बसी हुई, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार या फिर चौकपट्टी। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे रेखीय वस्तुएं क्या हो जाएंगे, रेखीय जो है नगर वो क्या बचते हैं, तो नदियों के किनारे बस्ती। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 245 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कितना आसान प्रश्न है कि एशियन कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, एशियन कहाँ स्थित है, जापान में, रूस में, जर्मनी में, फिर भारत में स्थित है। जल्दी बताइए एशियन जो है वो कहाँ स्थित है। हम सभी को पता नहीं, आप सभी को पता ही होगा कि एशियन कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 246 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है, वृत्ताकार, औद्योगिकरण या फिर व्यापार या फिर पदानुक्रम। तो हम सभी को पता होना चाहिए पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसायिक प्रधानता रहती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो व्यापार है वही रहती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 247 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 247 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। कितना लाजवाब प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो कितनी थी, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए 247 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होना है 10.41 करोड़, यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जितने भी विद्यार्थी हैं ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 248 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितना जो जनसंख्या है जो भारत के उत्तरी उत्तरी मैदान में बसता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो 1/3% चौथाई जो है क्या 1/3% जो है कहाँ बसता है, तो भारत की जो कुल जनसंख्या में से उत्तरी मैदान में बसता है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 249 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा का परिवार समूह से संबंधित, मतलब पूछ रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। जल्दी बताइए बिहार के लोग जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आस्टिक है, क्या है, आस्टिक भाषा परिवार से संबंधित ही है बिहार के लोग, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 250 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जो है भारत का विशालतम भाषाई समूह है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का विशालतम समूह तो कौन है, तो भारतीय आर्य है, यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। 250 का 251 और प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो 1106 है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जितने भी विद्यार्थी के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 252 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। हम सभी को इस प्रश्न को पीछे भी किया हुआ है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत में पुरुष प्रवास के लिए मुख्य कारण, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो काम और रोजगार के चलते ही भारत में पुरुषों के क्या है, तो प्रवास का मुख्य कारण, यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 253 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन सा, ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए। भारत में कौन से देश पड़ोसी की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा बांग्लादेश है वो बांग्लादेश से सबसे अधिक प्रवास आए हैं, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी का है राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 254 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एन की कोटि का उच्चतम है। मतलब पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि जो है उच्चतम है, सबसे ज्यादा है किसकी कोटि है। तो हम सभी को पता होना चाहिए केरल ही हमारा हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 255 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है बाबू कि किस पर्वतक पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है। किस पर्वतन पर ऊंची पर्यटन जो केंद्र अवस्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता ही होगा जो नीलगिरी है, क्या नीलगिरी है पर्यटन केंद्र पर क्या अवस्थित है, पर्वत के ऊंची पर्वतन क्षेत्र पर क्या है तो अवस्थित है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 256 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में जो है कौन सा सांस्कृतिक नगर है, आप सभी को पता होना चाहिए जो जेरूसलम है, क्या है जेरूसलम है वो सांस्कृतिक नगर है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए 257 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंचित क्षेत्र पूछ रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। सिंचित जो क्षेत्रों में है मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, जल्दी 257 नंबर प्रश्न का हम लोग आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा, अनामिक अपरदन, मृदा उर्वरता, फिर आयु अपरदन या फिर शिल्प जमा हो जाएंगे। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 257 का प्रश्न पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या कीजिए। हम सभी को पता होना चाहिए कि मृदा लवणता क्या हो जाएगी, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, मृदा लवणता, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 258 नंबर प्रश्न की बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली से प्रसिद्ध है, बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, फिर केरल में प्रसिद्ध है। जल्दी बताइए, हम सभी को पता होना चाहिए जो बांस ड्रिप सिंचाई की प्रणाली प्रसिद्ध है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में प्रचलित है, यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 259 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी लाजवाब प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछ रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए उजला सोना किसके लिए कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा कि कपास को कहा जाता है। किसको, कपास को उजला सोना कहा जाता है, यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी हो क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 260 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धूमिल कृषि जो है वो किसके लिए है।
चलिए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूमिंग कृषि जो है किस मतलब झूमिंग कृषि जाती है कहाँ पे जाती है? उत्तर प्रदेश में जाती है, पंजाब में जाती है, बिहार में जाती है, फिर असम में जाती है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो झूम कृषि कहाँ जाती है तो असम में जाती है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है क्या हो जाएंगे? एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 261 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि केंदुझर मैग्नीज जो क्षेत्र स्थित है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, झारखंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, फिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जल्दी बताइए कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ओडिशा में स्थित है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी है क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 262 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा बता रहा है आपको कि कौन सा जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? हम सभी को पता होना चाहिए जो चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है कौन सा उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है चीनी का दूसरा स्थान है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी जितने भी विद्यार्थी के हैं राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 263 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हुगली औद्योगिक मतलब पूछ रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है प्रदेश का केंद्र है कहाँ स्थित है? कोलकाता, हड़प्पा, फिर कोलकाता, सिरसा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र स्थित है वो कहाँ स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए कोलकाता, हावड़ा में स्थित है। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 264 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि चलिए 264 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कितनी लाजवाब प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी? जल्दी बताइए। लाजवाब प्रश्न और इंपोर्टेंट प्रश्न है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी? तो 2007 से 2012 थी। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन भी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद करते चलना, आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग है कौन सा है? बताइए। जल द्वारा कौन सा रोग होता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए। जल जन्य द्वारा रोग है वो कौन सा रोग है? तो कौन सा रोग हो जाएगा? अतिसार जो है जल जन्य द्वारा रोग है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे 265 का। चलिए 266 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से एक स्थलबद्ध पतन है? जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थलबद्ध पतन है? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए स्थलबद्ध पतन है वो कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए एकदम से राइट हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 266 का। चलिए 267 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? काफी लाजवाब प्रश्न और इंपोर्टेंट प्रश्न भी है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कोलकाता में भी नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुवाहाटी में या फिर हाजीपुर? यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। यानी आपसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 268 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा है? तो हम सभी को पता होना चाहिए सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है? तो NH44 है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर है। NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए 269 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि पाराद्वीप जो बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। चलिए 270 नंबर प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 170 नहीं होगा 270। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियों का होती है? किस प्रदूषण द्वारा जो सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? जल्दी बताइए। ध्वनि, जल, मृदा, फिर वायु के द्वारा? किसके द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जल के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि हर इंसान जो जल को ग्रहण करता है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 271 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चावल का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल है वहां पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 272 नंबर प्रश्न ध्यान दिया क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है वो कौन सा नदी है? जल्दी बताइए। यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है वो कौन सा नदी हो जाएगा? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 272 का। आप सभी को पता होना चाहिए जमुना नदी है सबसे प्रदूषित नदी है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 273 नंबर प्रश्न ध्यान दिया पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सा नदी है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ये है, आप सभी के एकदम से ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 274 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अनस्थित है। किसमें जो है हीराकुंड जो परियोजना है अनस्थित है, मतलब उसमें स्थित नहीं है, यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न, जल्दी बताइए। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। आप सभी को पता होना चाहिए जो हीराकुंड परियोजना स्थित है वो किसमें अनिश्चित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए उड़ीसा हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए, आप सभी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 275 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो है स्टेशन स्थापित किया गया था। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे परमाणु ऊर्जा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो तारापुर है, क्या हो जाएगा, तारापुर जो स्थापित स्टेशन है वहां पे परमाणु ऊर्जा जो पहला क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 276 नंबर प्रश्न ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा जो राज्य है वो गोंडवाना क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएंगे, तो झारखंड हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी 276 का। चलिए 277 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। काफी लाजवाब प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में ही उदयपुर राज्य स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 277 नंबर प्रश्न, 278 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 278 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। इसमें से कौन सा जो राज्य है जिसमें तेल क्षेत्र स्थित है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ है, असम में ही है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 279 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि खेतरे में क्या है। खेतरे में जो है क्या है, तांबा की खाने या फिर कोयला की खाने या फिर बॉक्साइट की या फिर लो अयस्क की खाने, किसकी खान जो है खेतरे में स्थित है। तो हम सभी को पता होना चाहिए खेतरे में स्थित है वो कौन सा खान है, तो तांबे की खान है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन है तांबे की खान जो क्या है तो खेतरे में स्थित, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 280 नंबर प्रश्न ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो कोयला का सबसे अधिक भंडार है। हम सभी को पता होना चाहिए कोयला का सबसे अधिक भंडार है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड में। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि रबी की फसल बुआई कब की जाती है। रबी की फसल जो है कब बुआई की जाती है, जल्दी बताइए। यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि रबी की फसल क्या कब की बुआई की जाती है, अक्टूबर से नवंबर को किया जाती है। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। चलिए 282 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित। नमामि जो गंगे कार्यक्रम है वो किस नदी से संबंधित है, आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी से संबंधित, किससे, गंगा नदी से संबंधित। यानी आप सभी का ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा 282 का। चलिए 283 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से धात्विक खनिज है। निम्न में से जो कौन सा जो धात्विक खनिज है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा या फिर इनमें से सभी है। धात्विक खनिज कौन सा है, तो हम सभी को पता होना चाहिए धात्विक खनिज लोहा भी है, मैग्नीज भी है, तांबे भी है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं 284 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि कल्पक्कम किस राज्य में स्थित। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ कि कल्पक्कम जो है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। कल्पक्कम जो है किस राज्य में स्थित है। ये आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए जो कल्पक्कम है वो किस राज्य में स्थित है। हम सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, फटाफट करते चलेंगे। कल्पक्कम जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कल्पक्कम है तमिलनाडु में स्थित। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम जो है कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 285 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुरु हिंसानिया खान जो किस खनिज से संबंधित, जल्दी बताइए। गुरु हिंसानी जो खान है वो किस खनिज से संबंधित है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए गुरु हिंसानी जो खान है वो किसके लिए संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे लॉ अयस्क से संबंधित है। यानी आप जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए है आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु हिंसानी खान जो है वो लॉ अयस्क खनिज से संबंधित है। चलिए 286 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो किस देश में स्थित है। हम सभी को पता होना चाहिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बेल्जियम में हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा
बेल्जियम में हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अगले प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 287 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। आप सभी को प्रश्न की तरफ बस ध्यान देते चलना है, आप सभी को ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्नों को उत्तर देते चलना है, बाकी आपको कहीं भी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछ रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश जो है किस राज्य की बस्तियां पाई जाती है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की जो है बस्तियां पाई जाती है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो गुच्छित बस्तियां कहाँ पे, तो गुच्छित बस्तियों में पाई जाती है बुंदेलखंड, यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 287 नंबर 88 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि आधुनिक मानव का भूगोल के जनक है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन से, जल्दी बताइए। आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेर है, यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए है आप सभी को ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएंगे। जो फ्रेडरिक रेटजेर जो है कहा है, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 289 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, इनमें से कौन से जो है जनसंख्या परिवर्तन का जो है वो कारक नहीं है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए जनसंख्या परिवर्तन जो कारक नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आवास जो है क्या है, तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 200 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि किस द्वीप में, पूछ रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कौन सा जो द्वीप है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा क्या हो जाएंगे, जावा ही हो जाएंगे। क्या, तो उस द्वीप में जो क्या है, तो जनसंख्या घनत्व जो है पाया जाता है सबसे ज्यादा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 291 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, निम्न में से जो है वो कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जल्दी बताइए। हम सभी को पता होना चाहिए सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 292 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है वो जनसंख्या केंद्रित है, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या केंद्रित जो है स्थित है वो कहा है, तो नदी घाटीय क्षेत्र के उच्च मैदान में, नदी घाटियों के उच्च भागों में, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 293 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा आयु वर्ग का कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, निम्न में से जो कौन सा जो आयु वर्ग है जैसे कि कार्यशील जनसंख्या क्या करता है, तो प्रतिनिधित्व करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा 15 से लेकर 59 वर्ष के था वो क्या था, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वही 15 से 59 वर्ष की, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएंगे। अभी फिलहाल उतना समझाने के टाइम हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को फटाफट करते चलिएगा। हम लोग अगली क्लास में करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि अभी इस समय बिल्कुल समय भी नहीं है हमारे पास भी। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, अधिकांश देशों में जो ग्रामीण नगरीय का विभाजन है वो कौन सी आधार पर होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा आधार हो जाएंगे, तो आकार के बिंदु के आधार पर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी हो जाएंगे एकदम से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 294 का। चलिए 295 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देर है, मानव विकास की अवधारणा के निम्नलिखित में से कौन से विद्वान की देर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसको हम विद्वान भी बोल सकते हैं, तो डॉक्टर महबूब उल हक को बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को बोल के हम निकल सकते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि खट्टे फसलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फसलों की कृषि जो है वो किससे संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा कि खट्टे फल की संबंध कृषि है तो भूमध्य सागरीय कृषि से, भूमध्य सागरीय यानी हम भूमध्य सागरीय कृषि बोल के आराम से निकल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि बसाई क्या है, बसाई एक प्रकार की जनजाति है ना, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, बसाई क्या है, एक प्रकार की जनजाति है। 297 नंबर का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 298 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से जो कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, काफी लाजवाब प्रश्न, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है कि कृषि, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम से राइट आंसर है। 299 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता होगा बेटी कल्चर कहलाती है, क्या कहती है, बीटी कल्चर कहलाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, मतलब कौन सी जलवायु जो है वो चावल के लिए क्या है,
तो उत्तरदायी है, मतलब उसके लिए अच्छा जगह। तो हम सभी को पता है उष्ण आर्द्र हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है उष्ण आर्द्र राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 301 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रोपण फसल नहीं है, जल्दी बताइए। कौन सा जो है इसमें से रोपण फसल नहीं है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए रोपण फसल कौन सा नहीं है, तो गेहूँ नहीं है। गेहूँ क्या है, रोपण फसल नहीं है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 331 का क्या हो जाएगा, 301 का 301 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 302 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी खाद्य फसल है, जल्दी बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए खाद्य फसल क्या हो जाएगा, हमारा मक्का हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 303 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसे जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो गन्ना को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि गन्ना को कहा जाता है क्यूबा की रानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तांबा अयस्क का उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चिली है। यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 205 305 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कर्तव्य दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तव्य दहन कृषि किसे कहते हैं, कर्तव्य दहन जो है कृषि किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। कर्तव्य दहन कृषि जो है वो किसे कहते हैं। आप सभी को पता होना कि आदिम निर्वाह कृषि को कर्तव्य दहन कृषि कहते हैं। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादों का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में उत्पादों का स्वामित्व का व्यक्तिगत होता है। तो आप कभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूंजीवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 207 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूछ रहे कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे आगे जो है वो कौन सा देश है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पेट्रोकेमिकल में सबसे आगे स्थित है। यानी चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। आप सभी को पता ही होगा कि चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है, तो विश्वविद्यालय अध्यापन। यानी आप सभी को क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, विश्वविद्यालय अध्यापन यानी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। हेमेटाइट अयस्क जो है वो किस धातु का उत्पादन होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोहा से होता है। किससे, लोहा से उत्पादन होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 310 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। मतलब वैश्विक नगर जो है इनमें से कौन से हैं, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो लंदन है, न्यूयॉर्क है, यानी टोक्यो एरिया। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो कौन सा, तो आप सभी को पता ही होगा कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया। चलिए 312 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों का अंतर होता है उसे क्या कहता है। आप सभी को पता ही होगा कि क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात और निर्यात अच्छी रहेगी तो व्यापार संतुलन हमारी बनी रहेगी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए 313 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं कि भारत की किस प्रकार की व्यवसायी का सह सदस्य है। भारत किस प्रकार जो व्यवसाय का सह सदस्य है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत जो है इस किस व्यवसायिक समूह का सह सदस्य है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा ऑप्शन सी सार्क हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सार्क हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 314 प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, काफी लाजवाब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पकीड़ पाई जाती है, क्या सी बस्तियां, तो पकीड़ बस्तियां पाई जाती है। यानी प्रकीड़ आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीड़ बस्तियां। चलिए 315 और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी है। मतलब वर्ष 2011 के प्रारंभ में शुरुआत में ही भारत की कितनी मिलियन सिटी थी, तो आप सभी को पता ही होगा कि 53 मिलियन थी। कितनी थी, 53 मिलियन थी। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 316 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर जो है वो किस वर्ग का है, तो भिलाई नगर आप सभी को पता होगा औद्योगिक नगर का है। कौन सी, तो औद्योगिक नगर के। यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब कि इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका मतलब कि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी बताइए कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। हम सभी को पता होना चाहिए, काम और रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम और रोजगार हो जाएगा पुरुष प्रवास का मुख्य कारण। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, मतलब कौन सा जो राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे ज्यादा है। आप सभी को पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला और प्रश्न दीजिए 19 नंबर की, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला और प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे 320 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? मतलब पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक था। आप सभी को पता होना चाहिए तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में जनसंख्या प्रतिशत जो सबसे ज्यादा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर 321 नंबर पर ध्यान दीजिए कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? कौन सा महाद्वीप है जिसमें भारत का पहला प्रवास हुआ था? आप सभी को पता होगा कि अफ्रीका था। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप था, यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 322 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु के बच्चों का लिंग अनुपात जो है निम्नतम है, मतलब बराबर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए हरियाणा क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए 323 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर हो गई है? कौन सा राजधानी है वो नगर हो गई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पहले राजधानी था अब क्या हो गया? तो नगर हो गई है, तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ध्यान देते हैं। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत की दक्षिणतम राज्य, कौन मतलब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए दक्षिणतम राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो त्रिपुरा हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 325 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन जो है सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? जल्दी बताइए, जो सुप्रचलित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है वो कौन सा हो जाएंगे? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी है, क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी प्रचलित परिचितम नगरीय बस्ती है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 326 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? मतलब पूछ रहा है प्रश्न कि गेहूं उत्पादन करने में सबसे ज्यादा आगे राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत में नीली क्रांति का संबंधित है? मतलब इसमें से कौन सा जो नीली क्रांति से संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि बगावरी में नहीं, पुष्प कृषि रेशम, यानी मत्स्य पालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। चलिए 328 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो है मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा जो है मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता हो रहा है मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 329 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता? धान का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि धान का कटोरा कौन कहता है? कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, यानी आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 330 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत का नदी जो है कौन सा बेसिन है? जल्दी बताइए, माही बेसिन है, कोसी बेसिन है, गंगा बेसिन है, फिर सोन बेसिन है? हम सभी को पता होना जो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है वो कौन सा हो जाएगी? तो माही बेसिन हो जाएगी। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए है एकदम से ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर पर ध्यान दीजिए, 332 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट उद्योग जो है वो किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता से हो जाएगा। उपभोक्ता इसको क्या करता है? उद्योग करता है, बिस्कुट को गेहूं से बिस्कुट बनाता है। मतलब चलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 333 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। दीजिएगा, क्या पूछ रहा है?
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 थी? जल्दी बताइए, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012 थी? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो 11वीं पंचवर्षीय थी, कौन सी थी? 11वीं पंचवर्षीय थी, 2007 से 2011 थी, 2012 थी, यानी ऑप्शन किया हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 335 नंबर पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है। 335 नंबर देखो कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। कोलकाता पतन स्थित है, कहाँ स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए कोलकाता का पतन स्थित है वो कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में, फिर केरल में, फिर पश्चिम बंगाल में? हम सभी को पता है जो कोलकाता का पतन स्थित है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता का पतन स्थित तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? जल्दी बताइए, काफी लाजवाब प्रश्न, ध्यान क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है सबसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा लंबा दूरी तय करने के लिए और सबसे भारी वस्तुओं को भी तय करने के लिए सबसे आसान साधन कौन सा है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तब सभी को पता होना चाहिए सबसे आसान साधन कौन सा हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा, मतलब जल साधन हो जाएगा, जल के द्वारा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 337 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? 337 नंबर प्रश्न की भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित किया गया? भारतीय रेल प्रणाली को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो हम सभी को पता होना चाहिए भारतीय रेल खंडों को 18 भागों में मतलब 18 जो है विभाजित किया गया, 18 मंडलों में, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि 338 नंबर प्रश्न की भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1911 में जो है भारत में जलवायु परिवहन का सेवा का शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बी एकदम से राइट है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 39 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? 339 की तूतीकोरिन पूछ रहा है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है, तूतीकोरिन पतन जो स्थित है कहा तो तमिलनाडु में स्थित है, यानी हम सभी का ऑप्शन ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 340 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जल रोग है तो अतिसार है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से जो है जल किस प्रकार का संसाधन, जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है चक्रीय संसाधन है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर जो क्षेत्र है वो कहाँ क्षेत्र है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता हो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में होगा, तमिलनाडु, राजस्थान हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 343 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सा नदी जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है तो हमारी कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्ण नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण नदी। पूछ रहा है कि अखिलेश्वर क्षेत्र, अखिलेश्वर क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र? अखिलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में, फिर बिहार में? अखिलेश्वर क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए जो अखिलेश्वर क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, यानी गुजरात हो जाएगा, यानी पे गुजरात हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 345 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ध्यान दीजिए, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक लॉ अयस्क नहीं है? कौन सा इसमें से जो है वो लॉ अयस्क नहीं है? तो आप सभी को पता ही होगा कि एंथ्रासाइट जो है लॉ अयस्क नहीं है, एक प्रकार का कोयला है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा जो खनिज है वो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग जो है वो किस प्रकार का है? 80% जो भाग है कोयला का वो किस प्रकार का? तो हम सभी को पता होना चाहिए। 347 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बिटुमिनस हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, बिटुमिनस। चलिए 348 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कोयला खदानों में से है, कोयला खदानों में कौन जो झारखंड में नहीं है? कोयला खदान जो है इसमें से वो कौन झारखंड में स्थित रही है? तो हम सभी को पता हो रहा है सिंगरौलिया है, सिंगरौलिया हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बैडाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैडाडीला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ आइस के लिए प्रसिद्ध है, यानी आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 350 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए, हजीरा विजयपुर जगदीश चंद्र जो है गैस लाइन पाइपलाइन है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है, यानी आप सभी को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी हमारा आप सभी को बता दें कि आज हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए? 350 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि ज्योग्राफी किसका था? ज्योग्राफी का था। और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हुए इसे ध्यानपूर्वक याद करिएगा और अपनी बोर्ड एग्जाम को एकदम से मतलब
ये हिचक होगा अपने बोर्ड के एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकते हैं। एक बार और जो जिस दिन अगर आपका एग्जाम होगा उस दिन एक वीडियो को इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपका सभी ऑब्जेक्टिव जो है इसी के अंदर रहेगा। अगर ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख कर एग्जाम में बैठते हैं तो इससे बार आपको एक भी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एक बार और देख कर एग्जाम में बैठ जाइएगा। क्या चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका चिंता होगा कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी को ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक दिया होगा, जो कि SDM आर्ट्स क्लास में, मतलब SDM ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। इसलिए उस ग्रुप से जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।